नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूँ। यह सीटेट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का चैप्टर 11 जल, वायु, ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि का पार्ट 3 है। पार्ट 3 को बेहतर ढंग से समझने के लिए आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को अवश्य देखें और मेरे किसी भी वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर हर एक वीडियो को सीक्वेंस से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम केवल आपको आंसर बताएंगे और बाकी किसी भी आंसर में कोई डाउट हो तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप देख सकते हैं, जहां पे मैंने हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तथा इस क्वेश्चन सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल एजुकेशन हब बाई अमन सर से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है? आपके ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है मेथेन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है सभी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा सभी, डी। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? ए है HNO3, बी है H2SO4, सी है CH3COOH और डी है ए और बी दोनों। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा डी, ए और बी दोनों। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन ए है 800 DU, DU का मतलब है डॉप्सन यूनिट, बी का मतलब बी है आपका 400 DU, सी है आपका 200 DU और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा सी, 200 DU, 200 डॉप्सन यूनिट। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व उष्मायन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है? कौन सा एक कारक है? ऑप्शन ए है वाहनों से निकली गैसें, बी है पेड़ पौधों से निकली गैसें, सी है भट्टियों से निकली गर्म हवाएं और डी है रसोई गैसें। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा ए, वाहनों से निकली गैसें। आपका अगला क्वेश्चन है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है? ए है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, बी है अत्यधिक वर्षा और सी है आपका अम्ल वर्षा, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। तो आपका सही होगा ए। आपका अगला क्वेश्चन है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है? ऑप्शन ए है एश, बी है H2S, सी है SF6 और डी है आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे अत्यधिक सल्फर मिश्रित गैस है, डी ऑप्शन आपका सही होगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। आपका अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? ऑप्शन ए है वृक्षों द्वारा, बी है मछलियों द्वारा, सी है जंतुओं द्वारा, डी है सूर्य के प्रकाश द्वारा। तो यहाँ पर आपका सही होगा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों के द्वारा, वृक्षों के द्वारा। तो सही ऑप्शन आपका होगा ए। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित करता है? आपका ऑप्शन ए है आयन मंडल, बी है आपका ओजोन स्तर, सी है आपका क्षोभ मंडल और डी है आपका चुंबक मंडल। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा ओजोन स्तर या ओजोन मंडल, ऑप्शन बी। आपका अगला क्वेश्चन है, महासागर पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत मतलब घेरे हुए है जो है लगभग। तो ये पूछ रहा है कि महासागर पृथ्वी के कितने भाग को घेरे हुए है? आपका पहला ऑप्शन है 3/4, दूसरा है 1/2, तीसरा है 1/4 और चौथा है 2/3। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा 3/4, महासागर पृथ्वी के 3/4 भाग को घेरे हुए है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए है धुआं और कुहासा, बी है वाहनों से निकलने वाली गैसें, सी है आपका जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैसें और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा उपरोक्त सभी। ये सभी के सभी वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। 11 क्वेश्चन है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग है? आपका पहला ऑप्शन है 44%, बी है 23%, सी है 40% एंड डी है आपका 21%। तो यहाँ पे आपका सही होगा डी, 21%। हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है,
परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? पहला आपका है सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट, तीसरा है केल्विन और चौथा है ये सभी। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है परम तापक्रम पैमाना कहते हैं केल्विन को, तो आपका सही ऑप्शन होगा सी। अब क्वेश्चन है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जा सकता है। आपका ए ऑप्शन है फॉन में, बी है डेसी में, सी है डेसीबल में और डी है डेसीमल में। डी है आपका डेसीमल में। तो आपको पता होना चाहिए ध्वनि की तीव्रता जो है मापी जाती है डेसीबल में, तो इस प्रकार से ऑप्शन सही होगा आपका सी। पुनः हम आपको जानकारी देते हैं कि इस क्वेश्चन सीरीज को अच्छे से समझने के लिए आप क्वेश्चन सीरीज आपका चैप्टर 11 का पार्ट 1 और पार्ट 2 को अवश्य आप देखें, उसमें मैंने हर एक चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब क्वेश्चन है हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है हाइड्रोजन और डी है नाइट्रोजन। तो जैसा आपने पता है हमारे वायुमंडल में लगभग 78% क्या नाइट्रोजन है, तो सबसे अधिक सांद्रण किसका है? आपके नाइट्रोजन का। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होगा डी नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है? बृहद प्रदूषक है ऑप्शन ए है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डी है हाइड्रोजन पराक्साइड। तो यहाँ पे अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन सही होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण का कारक है। पहला है कीटनाशक, दूसरा है सीवेज, सी है धुआं और डी है आपका ध्वनि विस्तारक। तो यहाँ पे आपको बता दें कि सही ऑप्शन आपका होगा सी, वायु प्रदूषण का मुख्य कारक इसमें से है आपका धुआं। अगला क्वेश्चन है 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है। ऑप्शन ए है भूमि से, बी है हवा से, सी है जल से और डी है कोयला से। तो आपने पता होगा कि पृथ्वी का लगभग 71% जल किससे? जल से घिरा हुआ है और बाकी 29% आपका स्थल है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा जल से, सी। अगला क्वेश्चन है विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है। पहला नगरीकरण, दूसरा है औद्योगिकीकरण, तीसरा है विश्व के तापमान में वृद्धि और चौथा है अम्ल वर्षा। तो यहाँ पे विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण नगरीकरण है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि नगरीकरण के कारण लगभग जमीन की जो ऊपरी सतह है पूरी फर्श बन गई है, जिसके कारण जो पृथ्वी का भूगर्भिक जल है वह लगभग सीमित हो चुका है। पृथ्वी के भूगर्भ में जल नहीं पहुंच पाता है और इस कारण से जल संकट एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। तो यहाँ पे नगरीकरण इस प्रकार से सही होगा। आपका अगला डेसिबल निम्न में से किसे मापने की इकाई है? पहला है गहराई, बी है ध्वनि, सी है तापमान और डी है वायु दाब। तो आपने बता दें कि डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होगा बी। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है। आपका ए ऑप्शन है 20.95, बी है आपका 78.909, सी है आपका 21% और डी है आपका 0.03। तो यहाँ पे आपने पता होना चाहिए 21% ऑक्सीजन है और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और 71.09 आपका नाइट्रोजन है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रस्तावता होती है लगभग 78.09%। तो इस प्रकार से सही होगा आपका ऑप्शन बी। अगला है निम्न में से किसका वेग अधिकतम है? निम्न में से किसका वेग अधिकतम है? आपका ए ऑप्शन है हवा, बी है जलधारा, सी है ध्वनि और डी है प्रकाश। तो आपने पता होगा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो इसमें से सबसे अधिक जो वेग है वह आपका प्रकाश का है। अगला क्वेश्चन है हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ए है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है हाइड्रोजन और डी है नाइट्रोजन। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें हवा में सर्वाधिक मात्रा में लगभग 78% पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। तो इस प्रकार से सही होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत मिलती है। ओजोन परत मिलती है। पहला आपका ऑप्शन है थर्मोस्फीयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा है ट्रोपोस्फीयर और चौथा आपका है मीजोस्फीयर। चौथा आपका मीजोस्फीयर है। तो जैसा कि आपने पता है कि ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत पाई जाती है आपके स्ट्रेटोस्फीयर में।
आपका अगला क्वेश्चन है, रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का के कारण हो सकता है या सकते हैं? पहला है आपका पहला है आपका कि पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास की मिट्टियों को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। दूसरा आपका है आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। तीसरा आपका है कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का पानी उपयोग नहीं करता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि पेड़ों, कुएं तथा उसके आसपास के स्थानीय मिट्टियों को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे सीमेंट से ढकने की बातें तो सही आती है कि सीमेंट से ढक दिया गया है, लेकिन केवल इसी पार्टिकुलर स्थान को नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे ये कह सकता है कि लगभग ज़्यादा जगहों पे नगरीकरण हो चुका है, तो शायद पहला वाला ऑप्शन सही हो जाता। यहाँ पे बस पेड़ों और कुओं को इंडिकेट किया है, इस प्रकार से अब ए वाला ऑप्शन आपका गलत होता है। पेड़ों और कुओं की जगह यदि नगरीकरण दे देता है या लगभग ज़्यादा से ज़्यादा स्थानों को की मिट्टियों को अब सीमेंट से ढक दिया गया है, तो हम ए को भी सही मान सकते थे। तो यहाँ पे बस पेड़ों और कुओं को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ए क्या आपका गलत है। दूसरा है, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। तो ये चीज़ें सही है कि बहुत सारे बोरिंग पंप लग जाने के कारण हम देखते हैं कि जो हमारे भूगर्भिक जल का जल स्तर होता है वो घटने लगता है। तो आज प्रेजेंट टाइम में, पहले आप देखते थे कुएं बहुत अधिक थे और तालाबें, बावड़ियाँ बनाई जाती थी, लेकिन अब लगभग हर जगहों पे क्या है, बड़े बड़े बोरिंग पंप लग गए हैं। और दूसरा, प्रत्येक घर में अब नल होने के कारण कोई व्यक्ति कुएं का प्रयोग नहीं करता है। तो यहाँ पे हाँ ये चीज़ सही है कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में कुआं है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के घर में नल है, लेकिन नल से ज़्यादा सबसे अधिक इफेक्ट किससे पड़ा है? बोरिंग पंप से। क्योंकि नल तो हल्का फुल्का आपका पानी निकालता है, लेकिन बोरिंग पंप जो होता है पूरे आसपास के इलाके के पानी को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ओनली आपका टू होगा। कूट को देखते हैं तो यहाँ पे कूट के अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन होता है डी की केवल दूसरा। आपका अगला है, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला, वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था थी। दूसरा है, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। तीसरा आपका है कि उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था। और चौथा है, उनमें केवल संदूषित जल होता था। तो यहाँ पे आपका देखते हैं इस कूट के बारे में कि केवल एक, दो, तीन और केवल एक। तो सबसे पहले देखते हैं कि वे पहला आपका कूट दिया है कि वे जल भंडारण तथा संरक्षण के पारंपरिक व्यवस्था थी। तो ये सही है कि हमारे प्राचीनतम काल से कुएं और बावड़ियां बनाई जा रही हैं जल संरक्षण के लिए। दूसरा है, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। तो हम देखते थे कुएं और बावड़ियां पूरे गांव के इलाके लोग आते थे, वहां से पानी निकाल कर लेकर जाते थे। तो सामुदायिक स्रोत की उनका सामुदायिक लोग प्रयोग करते थे। अगला, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था। तो यहाँ पे मुख्यतः की बात किया तो हाँ, ज़्यादातर कुएं और बावड़ियां आपको ऐसे स्थानों पर मिलेंगी, तालाब मिलेंगे जहाँ पे कम वर्षा होती है कि वर्षा के पानी को लोग इकट्ठा कर सकें। जैसे कि अब तमिलनाडु जैसे कई सारे राज्यों में ये अब सरकार ने आदेश दे दिया है कि अपने छत पर यदि जो आपका टॉप फ्लोर है उस पर आप टैंक की तरह बनाओगे कि वर्षा का पानी वहाँ पे इकट्ठा हो। तो जहाँ पे कम वर्षा होते हैं वहाँ के राज्यों में खास करके जल को संरक्षण के लिए प्रायोरिटी दी जाती है। तो दूसरा वाला भी सही है। और चौथा आपका है कि उसमें केवल संदूषित जल होता था। तो ये गलत है आपका, क्योंकि जो कुआं है, तालाब है, उसमें केवल शुद्ध जल नहीं रह सकता है, प्रदूषित जल भी रह सकता है। और उस प्रदूषित जल को सही करने के लिए हम क्लोरीन और फिटकरी जैसे चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो चौथा वाला आपका गलत होता है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, 1, 2 और 3। तो इस प्रकार से कूट में आपका सही आता है सी वाला कि 1, 2, 3 आपके सही हैं। आपका है, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। पहला आपका है कि पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। दूसरा है आपका कि विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने में। तीसरा है
स्कूल में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने से, और चौथा आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग चलवाने में। तो यहाँ पे आपके बता दें, तरुण भारत संघ जो संस्था है यह राजस्थान में कार्यरत है, और भारत में जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र प्रसाद जो हैं राजेंद्र जो हैं वो जिन्हें भारत में वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, वो भी इसी संस्था से संबंधित हैं। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करना। और तरुण भारत संघ जो कार्यरत है यह राजस्थान राज्य में कार्यरत है, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि पुरानी झीलों को पुनः निर्मित करना। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है, रेखा की माँ डॉट डॉट के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। पहला है आपका कि पानी को रंग रहित करने में, दूसरा है हल्के निलंबित अपद्रव्य को अवसादित करने में, तीसरा है कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने में, और चौथा है पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने में। तो यहाँ पे फिटकरी का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो हल्के निलंबित अपद्रव्य हों उनको अवसादित करने में। तो इस प्रकार सही ऑप्शन आपका होता है बी। आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, के लिए मछली घर जिसको हम लोग एक्वेरियम कहते हैं को हवा वाले पंप रखा जाता है। पहला आपका कि पानी को साफ करने में, दूसरा है जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, तीसरा है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, और चौथा है मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए। तो हम एक्वेरियम से हवा वाला पंप बाहर इसलिए निकालते हैं, एक्वेरियम से हवा वाला पंप इसलिए बाहर निकालते हैं क्योंकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन पानी में घुल सके, और जिससे कि उसमें रहने वाले मछलियों को ऑक्सीजन की कमी ना हो सके। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होगा सी। तो आपका अगला अध्याय चैप्टर 12 है, जिसमें तत्व मिश्रण और पृथक्करण के बारे में हम देखेंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यह दो पार्टों में होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और यहाँ तक आ गए हैं तो पुनः आप इस PDF सीरीज को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। हम जल्द ही अपने नई क्लास को लेकर आएंगे, और उसके बारे में जल्द ही आपसे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। जैसा कि मैं बताता हूँ, मेरा प्रत्येक वीडियो 48 घंटों पे अपलोड हो जाता है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं तत्व मिश्रण और पृथक्करण के पार्ट 1 के साथ। धन्यवाद।